नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। सरकार की आर्थिक खुराक विपक्ष को क्यों लगे खराब? जी हां, आज इसी मसले पर खबरनामा में चर्चा होगी। आर्थिक पैकेज दिया है सरकार की तरफ से, लेकिन अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर तीखा निशाना साध दिया है। कोविड संकट में देश की आर्थिक स्थिति को संतुलित करने की खातिर केंद्र सरकार की तरफ से कई अहम घोषणाएं की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में कोरोना की वजह से संकट में फंसी इकोनॉमी को उबारने के लिए सोमवार को 1.5 लाख करोड़ रुपए की एडिशनल क्रेडिट की घोषणा की है। ये मदद छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योगों को दी जाएगी, जिसमें हेल्थ केयर, टूरिज्म समेत कई सेक्टर शामिल होंगे। केंद्र सरकार की घोषणाओं को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि वित्त मंत्री की तरफ से दी गई आर्थिक राहत से देश का कोई भी परिवार अपने भरण पोषण, बच्चों की फीस और दवाओं का खर्च नहीं उठा सकता है। इसके अलावा पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भी केंद्र सरकार के फैसले को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। चिदंबरम ने कहा है कि संकट के दौर में सीधे लोगों तक पैसा पहुंचाने की जरूरत थी, खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ये बेहद जरूरी है। उन्होंने केंद्र सरकार की आर्थिक योजना की आलोचना करते हुए कहा कि क्रेडिट गारंटी क्रेडिट नहीं होती। क्रेडिट का मतलब और ज्यादा कर्ज। कोई भी बैंकर पहले से ही कर्ज में डूबे बिजनेस पर आगे नहीं बढ़ना चाहेगा। चिदंबरम ने कहा कि समस्या का हल ये है कि लोगों के हाथों में सीधा पैसा पहुंचाया जाए, खासकर गरीब और लोअर मिडिल क्लास के लोगों तक। तो कोरोना महामारी से जूझ रहे देश के उद्योग धंधों को राहत देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े ऐलान किए। आर्थिक खुराक पर सुनिए विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया। This is too little and this is too late. This is hardly going to affect the economy. What to talk of revival? हाँ, कल उनकी ओर से फाइनेंशियल पैकेज आया है। देश में जो बहुत ही नुकसान हुआ है, पहले से थोड़ा कम नुकसान हुआ है दूसरे में, इसलिए कि पहले का जो लॉकडाउन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया बगैर सोचे समझे था, उसने देश की इकोनॉमी को रीढ़ को तोड़ करके रख दिया था। अभी जो है उसके मुकाबले कम जो है नुकसान हुआ है। हमारे यहाँ के प्रवासी श्रमिकों की स्थिति जो पहले दौर में थी वैसी बुरी हालत नहीं दिखाई दी इस बार। तो इकोनॉमी को स्टिमुलस देने के लिए इन लोगों ने पैकेज की घोषणा की है। उसमें छोटे मझोले उद्योगों को राहत देने की बात की गई है, उनको लोन देने की बात की गई है और कई तरह के इंटरेस्ट में जो है रियायत देने की भी बात हुई है। उसी तरह से पर्यटन उद्योग में भी जो पर्यटन चलाने वाली कंपनियां हैं उनको 10-10 लाख रुपया लोन की दिया है। यहाँ तक कि जो गाइड है उनको भी 1 लाख रुपया लोन देने की व्यवस्था है और अगले 5 लाख तक जो टूरिस्ट आएंगे उनके वीसा पर कोई पैसा नहीं लगेगा। तो टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। अब देखना है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन एक बात सरकार ने ध्यान नहीं रखा है कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है पिछले 7-7.5 महीने से, उसके बारे में ये सरकार बिल्कुल मौन रही है और इससे ऐसा लगता है कि खेती के साथ जुड़ी हुई हमारे देश की जो 70-75 करोड़ आबादी है उसके प्रति संवेदना शून्य है यह सरकार। देश के इतिहास में यह पहली दफा है जो लोग रोज मनमोहन सिंह जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, आज उनको जवाब देने का समय आया है। जीडीपी का क्या हाल है, देश के अर्थव्यवस्था का क्या आलम है, रोजगार के क्या आलम है, उद्योग धंधे उनकी क्या स्थिति बनी है। कोरोना के दौरान लाखों की संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई, आसानी पीड़ा देश ने झेली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आदरणीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आप उनको अनुदान दीजिए। सरकार भाग रही है। सरकार लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना संविधान में लिखित है, फिर भी ये लोक कल्याण के बजाय अपने कल्याण में निहित स्वार्थ में सरकार के लोग लगे हैं। देश के लोगों से कोई लेना देना नहीं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमी को लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए का बूस्टर डोज दिया है। इस पर बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करी है, ये करीब 6,30,000 करोड़ का पैकेज है और ये स्पष्ट करता है कि केंद्र की सरकार वो जिम्मेदार संवेदनशील सरकार है जो एक तरफ तो सुनिश्चित कर रही है कि भारत कोविड को परास्त करे, जो सुनिश्चित कर रही है कि टीकाकरण में हम पूरे विश्व में सबसे आगे रहें, और दूसरी तरफ इस प्रोत्साहन पैकेज से यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर हमारे आम नागरिक को, जो कमजोर वर्ग है, किसान है, मजदूर है, गरीब हैं, उनको किस तरह से हम सहायता दें कि उनका कष्ट कम हो। और इस तरह की कर्तव्य परायणता इससे पहले कभी देखी नहीं गई है और ये स्पष्ट कर देता है कि इस संकट की घड़ी में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार गरीबों के साथ, नागरिकों के साथ, किसानों और मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहेगी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आर्थिक बहुत एक बड़ा पैकेज की घोषणा की थी, आत्मनिर्भर अभियान, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो इन कोविड के समय में भी। इस साल उसे बढ़ाया जा रहा है। जो निर्मला सीतारमण जी ने ऐलान किया है उससे चाहे टूरिज्म हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ केयर हो या स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो, इन सब में क्रेडिट की आवश्यकता जो पड़ती है उसको मद्देनजर रखते हुए, ताकि अर्थव्यवस्था आगे बढ़ते रहे। जो अर्थव्यवस्था में लोगों को आशा है कि भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो, उसके लिए ये पैकेज अनाउंस किया गया है। और किसी भी देश में पर्यटन को जब तक बढ़ावा नहीं मिलता है तब तक जीडीपी में ग्रोथ आना थोड़ा मुश्किल रहता है। 2-3 सेक्टर है जिसमें होता है, और कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से जो स्थिति और परिस्थिति बन रखा है उसमें इसको सुधार करने की आवश्यकता है और भारत की सरकार सुधार। While the COVID situation across the world has affected the economic situation, apart from the Atmanirbhar package, Srimati Nirmala Sitharaman has announced 6.28 lakhs crores of help during this COVID by improving the travel and tourism. And this package, I think, definitely it will increase the tourism and also will definitely have its impact on the falling economy in the country. In fact, slowly, even after the COVID situation, India is able to cope up with the situation, and its revenues and also its GST correction and the GDP is also slightly increasing. I think the package is 6.2 crores lakhs welcome to the travel and tourism sector is a welcome step, and Nirmala Sitharaman should be. कोरोना महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए मोदी सरकार ने एक और राहत पैकेज का ऐलान किया है। इसमें कोरोना से प्रभावित सेक्टरों और हेल्थ सेक्टर पर फोकस किया गया है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किन किन सेक्टर्स पर इस बात के आर्थिक पैकेज में जो है ज्यादा फोकस किया गया है। तो ये ग्राफिक्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छोटे उद्योगों का सहारा। वित्त मंत्री ने छोटे उद्योगों को सहारा देने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के लिए फंडिंग में इजाफा करने का ऐलान किया है। बड़ा ऐलान यहां पर किया गया है। अभी ये स्कीम 3 लाख करोड़ रुपए की है, जिसे अब बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो ये बड़ी राहत दी गई है। इस स्कीम के तहत अब तक एमएसएमई हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को लगभग 2.69 लाख करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है। इसके अलावा इस योजना का 25 लाख लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से दिए जाने वाले लोन के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की घोषणा की गई है। ये एक नई स्कीम है। इसके तहत कमर्शियल बैंक के एमएफआई को दिए गए नए और मौजूदा लोन के लिए गारंटी दी जाएगी। इस योजना से 25 लाख लोगों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कोविड से प्रभावित 25 लाख से अधिक लोगों को 3 साल के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। इस लोन पर लगने वाले ब्याज दर बैंकों के लिए
तय MCLR से 2% अधिक होगा। टूरिज्म सेक्टर को उभारने की भी इस बार सरकार ने तैयारी कर ली है। कोरोना की मार से सबसे ज्यादा आहत टूरिज्म सेक्टर के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड के लिए वित्तीय सहयोग का प्रावधान किया जाएगा। इस स्कीम के दायरे में 11,000 टूरिस्ट गाइड आएंगे। टूरिस्ट गाइड के लिए 1 लाख रुपए की क्रेडिट लाइन का प्रावधान किया जाएगा। वहीं 5 लाख टूरिस्ट के लिए फ्री टूरिस्ट वीजा भी दिया जाएगा। फ्री वीजा की सुविधा सिर्फ एक बार ही हालांकि मिलेगी। फ्री वीजा स्कीम 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। वहीं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का इस बार विस्तार करने का भी सरकार ने ऐलान किया है। योजना का विस्तार 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। इस योजना के तहत सरकार 1,000 कर्मचारियों की स्ट्रेंथ वाली कंपनियों में PF का नियोक्ता और एम्प्लॉय दोनों का हिस्सा केंद्र सरकार भरेगी। इसके अलावा 1,000 से अधिक एम्प्लॉय वाली कंपनियों में PF के लिए एम्प्लॉय का हिस्सा 12% अब सरकार वहन करेगी। वहीं हम आपको जानकारी दे दें, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर भी इस बार सरकार का फोकस है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम लॉन्च की गई थी। अब PLI स्कीम की अवधि को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही अब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम 2021-22 से लेकर 2025 से 26 तक रहेगी। वहीं हम आपको बता दें, गांव-गांव ब्रॉडबैंड पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने ऐलान किया है कि डिजिटल इंडिया योजना के तहत 19,041 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके तहत देश की सभी ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बारे में PM मोदी ने 15 अगस्त 2020 को ऐलान किया था। वहीं हम आपको बता दें कि ग्राफिक्स के जरिए क्या क्या योजनाएं अब सरकार की तरफ से लाई गई हैं। नवंबर तक मुफ्त अनाज योजना है ही। वित्त मंत्री ने कहा है कि PM पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब नवंबर 2021 तक कर दिया गया है। शुरुआत में यह योजना मई और जून के महीने के लिए ऐलान किया गया था, लेकिन अब इसे नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं। 4 नए पैकेज का ऐलान भी आज किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस बार 8 आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इनमें से 4 बिल्कुल नए हैं और एक खास तौर पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर से कई सेक्टर्स बहुत ज्यादा इस समय आर्थिक संकट में हैं और सरकार से लगातार मदद की मांग की जा रही है और इसी को देखते हुए ये राहत पैकेज दिया गया है। पिछले दिनों सरकार ने भी संकेत दिया था कि उन सेक्टर्स को मदद के लिए सरकार विचार कर रही है जो सबसे ज्यादा संकट में इस समय हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हमने आप तक जानकारी पहुंचाई कि क्या कुछ ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किए हैं, किस हिसाब से उन्होंने लोगों को राहत देने की कोशिश की है। छोटे उद्योगों को सहारा दिया जा रहा है। हालांकि ये तमाम ऐलान के बाद भी जो विपक्षी दल हैं वो बिल्कुल भी इस बात को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। उनका ये बार बार कहना है कि मात्र ये ढकोसला है, क्योंकि इससे पहले भी 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया था। वो पैकेज कहाँ रहा, किस हिसाब से उस पैकेज से राहत मिली, इसका कोई भी आंकड़ा ना तो सरकार के पास है और ना ही सरकार के नुमाइंदों के पास है। तो ऐसे में एक और राहत पैकेज का जो यहाँ पर ऐलान किया गया है वो यही सवाल खड़े कर रहा है कि ये जो राहत पैकेज है क्या वाकई में जमीनी तौर पर लोगों को मदद पहुंचा पाएगा, क्या इससे वाकई में आर्थिक रूप से लोगों को कोई मदद मिल पाएगी। ये सवाल लगातार बरकरार है। आपको बता दें कि राहत पैकेज का ऐलान किया है सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और उसके बाद से ही ये लगातार बात सामने आ रही है कि ये जो पैकेज का ऐलान किया गया है ये कितना कारगर साबित होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर तीखा निशाना साधा है। कोविड संकट में देश की आर्थिक स्थिति को संतुलित करने की खातिर केंद्र सरकार की तरफ से कई अहम घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में कोरोना की वजह से संकट में फंसी इकोनॉमी को उबारने के लिए सोमवार को 1.5 लाख करोड़ रुपए के एडिशनल क्रेडिट की घोषणा की है। ये मदद छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योगों को दी जाएगी, जिसमें हेल्थ केयर, टूरिज्म समेत कई सेक्टर शामिल होंगे। केंद्र सरकार की घोषणाओं को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि वित्त मंत्री की तरफ से दी गई आर्थिक राहत से देश का कोई भी परिवार अपने भरण पोषण, बच्चों की फीस और दवाओं का खर्च नहीं कर सकता।
समाज में आज हम चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी के ट्वीट के बारे में। दरअसल सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से जो आर्थिक खुराक दी गई है उस पर आज राहुल गांधी का ट्वीट आया है। उन्होंने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने ये बात कही है कि सरकार के इस राहत पैकेज से जो गरीब परिवार हैं उनके बच्चों का ना तो भरण पोषण हो पाएगा, ना ही वो उनकी फीस जमा करवा पाएंगे और ना ही उनके पास दवाई के लिए पैसा होगा। तो ये तंज उन्होंने कसा है। इससे पहले आपको बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भी केंद्र सरकार के फैसले को लेकर अपनी तल्ख टिप्पणी जाहिर की थी। चिदंबरम ने कहा कि संकट के दौर में सीधे लोगों तक पैसा पहुंचाने की जरूरत थी, खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ये बेहद जरूरी है। उन्होंने केंद्र सरकार की आर्थिक योजना की आलोचना करते हुए कहा था कि क्रेडिट गारंटी क्रेडिट नहीं होती, क्रेडिट का मतलब और ज्यादा कर्ज, और कोई भी बैंकर पहले से ही कर्ज में डूबे बिजनेस पर आगे नहीं बढ़ना चाहेगा। चिदंबरम ने कहा कि समस्या का हल यह है कि लोगों के हाथों में सीधा पैसा पहुंचाया जाए, खासकर गरीब और लोअर मिडिल क्लास के लोगों तक। इससे पहले कांग्रेस ने वित्त मंत्री की घोषणा की आलोचना करते हुए कहा था कि देश के लोगों को कुछ नहीं मिला सिवाय हेडलाइंस के। सरकार को देश की आर्थिक स्थिति को उबारने के लिए ज्यादा मजबूत कदम उठाने चाहिए। तो सरकार के आर्थिक पैकेज पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से गारंटी योजना समेत कई कदमों की घोषणा किए जाने को एक और ढकोसला करार देते हुए मंगलवार को कहा कि इस आर्थिक पैकेज से कोई परिवार अपने रहने, खाने, दवा और बच्चे की स्कूल की फीस का खर्च वहन नहीं कर सकता। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भी कुछ ऐसा ही ट्वीट किया है और सरकार के इस फैसले से असहमति जताई है। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए इस समय दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस से हैं। इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र प्रमुख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूँ एएनबी न्यूज पर। अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहूंगी केवल ढींगरा जी। एक आर्थिक पैकेज का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है, राहुल गांधी को ये महज ढकोसला क्यों लग रहा है सर? देखिए, पहले भी एक लास्ट ईयर जब पेंडेमिक था तो एक पैकेज की घोषणा हुई थी जो 20 लाख करोड़ का था। आपको याद होगा कि वो 20 लाख करोड़ रुपया किसको मिला, किसके पास आया, किसको उसका फायदा मिला, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जो जब 1 लाख करोड़ का ये घोषणा करते हैं वो भी ऋण की गारंटी, तो ऋण की गारंटी तो किसी को मिल नहीं रही, ना किसी को ऋण मिल रहा है ना ऋण की गारंटी मिल रही है। आज हमारा देश जो है वो गर्त में, और हमारे लोगों को ना तो जो काम है, जो उनके पास जो रोजगार था वो नहीं है, उनके पास जो बिजनेस थे वो खत्म हो गए, जो किसान थे उनकी सड़कों पे बैठे हैं किसान, उनकी किसानी रुल गई। जिस समय जो ये इनके काम है, ये इनके 7 साल के काम है, जिस वजह से मोदी जी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, 2 करोड़ रोजगार हर साल। तो आज 7 साल में कम से कम 14 करोड़ रोजगार लग जाने चाहिए थे, लेकिन आज की स्थिति ये है कि 20 करोड़ रोजगार जो है वो खत्म हो चुके, पहले जो लगे हुए थे, और 14 करोड़ लग नहीं पाए। तो आज की हालात बहुत बुरी है, और इस वजह से ही राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि आप जो ऋण की गारंटी के पैकेज ला रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं होगा। आपको इस समय जो है फौरी तौर पे करीबन जो जन धन योजना में जो बैंक अकाउंट खोले थे वो किस लिए खोले गए थे, उन अकाउंटों में पैसा डालने की जरूरत है। लोगों की जेब में जब तक पैसा नहीं जाएगा, लोग ना तो परचेजिंग कर पाएंगे, ना खरीदारी कर पाएंगे, ना मार्केट में जा पाएंगे। लोगों की हालात इस समय ये है कि लोग जो है बगैर पैसे के आत्महत्या कर रहे हैं। लोग, अगर किसी के घर में मृत्यु हो रही है कोरोना काल के अंदर, मुझे एक बात बताइए सर, ये जो छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ पर सरकार की तरफ से की गई है, छोटे उद्योगों के लिए भी उन्होंने गारंटी योजना समेत कई कदमों की घोषणा की है, तो आपको लग रहा है कि इसका कोई भी फायदा आने वाले समय में नहीं होगा, ये सिर्फ ऐसे ही कर दिया गया? ऋण वो बंदा लेगा जिस आदमी को नया रोजगार शुरू करना है, जिसकी जेब में से ना तो पैसा है, ना जिसकी जेब में कोई काम करने की इस समय हालत बची है। आप ये देखिए, अलग अलग सेक्टर की अगर हम बात करें तो इस समय एजुकेशन सेक्टर जो है वो
करीबन 50% स्कूल जो है वो बिक चुके हैं, उनकी बिल्डिंगें बिक गई, लैंड बिक गई। इंडस्ट्री सेक्टर में जाए, ऑटो इंडस्ट्री में जाए, बिजनेस का बहुत बुरा हाल हो चुका। वो लोग ऋण क्यों लेगा, कहां से लेगा और क्या करेगा ऋण लेके? और जिस आदमी को फौरी रोजगार चाहिए, उसके पास रोजगार नहीं है, वो ऋण किस बात पे लेगा? और ऋण लेगा तो उसका ऋण का करेगा क्या? उसकी रोटी खाएगा ऋण की। अब रोजगार चाहिए उसको, तो आप कह रहे हैं कि उसको हम ऋण गारंटी देंगे, उसका करेगा क्या वो? तो इस वजह से हालात बहुत खराब है। इनको ये समझने की जरूरत है कि हर आदमी के खाते में इस समय पैसा डाला जाए कि वो अपने आप अपनी रोटी का प्रबंध कर सके। इस समय जो है, अगर किसी के कोरोना काल में मृत्यु हो रही है तो अपनी वो जो बॉडी है उसको उसका क्रियाक्रम ठीक से कर पाए। जे किसी के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो काम क्या करेगा? मुझे तो ये नहीं समझ में, यही नहीं समझ पा रहे हैं कि आदमी को जरूरत क्या है और हम घोषणा क्या कर रहे हैं, यही नहीं मालूम इसको। बिल्कुल, अभी देवेंद्र प्रमुख जी का रुख कर लेते हैं। सर, सीधा सा मेरा यहाँ पर ये सवाल है, जो कि चिदम्बरम जी ने भी वो सवाल उठाया है कि कोई बिजनेस पहले से ही पूरी तरीके से कर्ज में डूबा हुआ है तो उसे कौन सा बैंक आगे आकर और ज्यादा कर्ज देगा, ये बताइए सर। बिल्कुल सर, जी जी जी, मैं वापस आप ही के पास लौटूंगी। ढींगरा जी, मेरा ये सवाल देवेंद्र प्रमुख जी से था कि कौन सा बैंक उन्हें आकर कर्ज देगा जो पहले से ही कर्ज में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं, बर्बादी की कगार पर खड़े हुए हैं। बताइए प्रमुख साहब। पल्लवी जी, मैं एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपको कि जिस तरह से राहुल गांधी जी बोलने लगे हैं और जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस तरह से उनके ट्वीट आते हैं, वो तुम्हें पता है, पूरा देश जानता है कि कितने लोग उन्हें सीरियस लेते हैं। रही बात कांग्रेस के नेताओं की मजबूरी है राहुल गांधी की आवाज में आवाज मिलाना और लंगड़े घोड़े पर दाव लगाना। चिदम्बरम जी बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, मानता हूं मैं, पूर्व में वित्त मंत्रालय रख चुके हैं, पता है उनको। लेकिन राहुल जैसा नेता जब ट्वीट करने लगे बिगर सोचे समझे तो मजबूरी है ढींगरा जी, चिदम्बरम जी, अदर्स और जितने भी नेता कांग्रेस के उनके कि उनको बचाना है और उनको लाइन देनी है। लेकिन कभी भी राहुल बाबा का कोई ऐसा ट्वीट नहीं आता जिसे सीरियस लिया जा सके। वो कभी सोचते ही नहीं है और सोचने से पहले बोलते हैं और बाद में सोचते हैं कि मैंने बोल क्या दिया, तो हंसने लगते हैं लोग उनकी बातों पर। और मैं अभी एक चीज और कह रहा हूं कि जिस तरीके से आपने उद्योगों की बात की है या आम आदमी, गरीब, कमजोर किसान की बात की है, तो सरकार ने सबसे पहले, मैं ढींगरा जी को याद दिला देना चाहता हूं कि सबसे पहले गरीब और कमजोर की खाने की व्यवस्था की है, दवाइयों की व्यवस्था की है। और रही बात उद्योग की, वो मैं नवंबर तक के लिए आप जो माननीय प्रधानमंत्री जी डिक्लेयर कर चुके हैं, अनाज फ्री और सबके दवाइयों की व्यवस्था का सब काम फ्री। और जो गरीब जनधन की बात की है ना अपने खातों की, उनमें 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक पर खाते में भेजने की रेहड़ी, गमछा, ठेली और गरीबी से नीचे व्यापन जीवन करने वाले लोगों को सबसे ही जा रहा है सरकार की तरफ से, प्रदेश वाइज जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जा रहा है। तो बरगला है ना, डिबेट में बैठकर सबके साथ बोलना चाहिए। रही उद्योगों की बात, अगर उद्योगों को संभालने की कोशिश सरकार ना करेगी ऐसी वैश्विक महामारी में, जहां अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाएं माइनस में जा रही हैं, वहां हमारी लड़ाई कितनी बड़ी होगी। तो उन पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे, अगर उनका ध्यान हम नहीं करेंगे तो लंबा समय चूक चुका है, 2 साल। ये किसी के 2 साल जो है इस तरीके से नहीं है कि 2 दिन में बीते हों, बहुत बड़ा समय होता है। बहुत सरकार को नुकसान उठाना पड़ा है। वहां लोगों के लिए दवाइयों की, खाने पीने की व्यवस्था बिगर की इनकम के करनी पड़ रही है। जानती है, उस पर ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। या कोविड काल में ऐसे बयान दे दे कि कुछ लोग तो जो है दवाई से मर जाएंगे, कुछ इंजेक्शन से मर जाएंगे और जो बचेंगे वो भूखमरी से मर जाएंगे। ऐसे बोलने से राहुल बाबा राष्ट्रीय नेता नहीं बनेंगे, वो बाबा जी रह जाएंगे। नहीं, और मुझे ये तो बताइए, वो जो पूछ रहे हैं लगातार कि आप गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं, आपने मुझे बताया कि ठीक है प्रधानमंत्री अन्न जो योजना है वो नवंबर तक के लिए ले जाई गई है।
लेकिन वो कंटिन्यू सर एक बात कहते आए हैं कि आपको गरीबों के हाथों में पैसा भेजना होगा, उनके हाथों में पैसा पहुंचाना होगा। आपने सब्सिडी का उसमें यहाँ पर जोड़ दिया है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि उनकी कोई भी सुझाव को आप लोग गंभीरता से लेते ही नहीं है, या फिर उन्हें ढंग से जवाब देने की बजाय आप उन पर पर्सनल अटैक पर आ जाते हैं? सर इसका भी तो मुझे जवाब दीजिए। अगर विपक्ष का कोई नेता सवाल उठाता है या आपसे कुछ जानना चाहता है तो वो आपके लिए गले के फांस क्यों बन जाता है? इस मसले पर चर्चा करने के लिए तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी का मैं रुख कर लेती हूँ। वो काफी लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जी, बात मेरी बस सीधी सी है और सवाल भी मेरा सीधा सा है कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए क्या कर्ज लेकर घी पीने वाली योजना पर काम कर रही है? जी, मुझे आधा घंटा वेट कराया गया है। आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड थिंग। तो आप मुझे पूरा बोलने का मौका दिया जाए। बिल्कुल सर। ये दिस इज व्हाट आई वुड लीस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। जी, देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इसके जो पैकेज दिया गया है, पैकेज पे कई एडवांटेजेस हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो कमियां रह गई हैं। ओवरऑल आज मैं सुबह से नेशनल चैनल पे भी यही बात कर रहा हूं, मैं इस पैकेज को 100 में से 70 मार्क्स दूंगा। अब इस पैकेज के एडवांटेज क्या है? इस पैकेज से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। देखिए, कोविड के 2 सक्सेसिव राउंड की वजह से इकोनॉमी में बहुत वीकनेस आई है, बिजनेसेस में वीकनेस आई है, जीडीपी ग्रोथ -7.3% हो गई है। तो ऐसे में बिजनेसेस के पास, हाउस होल्ड के पास जो पुराने कमाए हुए पैसे थे वो नॉर्मल एक्सपेंसेस में लग गए हैं, यानी रिजर्व उतने नहीं रहे हैं। तो उस चक्कर में क्या हुआ है, लिक्विडिटी चाहिए थी, तरलता चाहिए था, पैसा चाहिए था। तो अगर लोन के रूप में लिक्विडिटी दी जा रही है तो दिस इज समथिंग विच बिजनेसेस रिक्वायर्ड। ये ऐसी चीज थी जो बिजनेसेस को रिक्वायरमेंट थी। आज की तारीख में लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट थी ताकि बिजनेसेस जिनके रिजर्व ड्राई अप हो चुके हैं वो एक्टिव हो जाए। अब देखिए, कोविड से रिलेटेड जो सेक्टर्स, वो सेक्टर्स जो कोविड की वजह से प्रभावित हुए हैं उनको लिक्विडिटी दी गई है, क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई गई है। टूरिज्म इज सच ए सेक्टर जिससे एक मैसिव जॉब जनरेट हो सकती है, 5 लाख विदाउट वीजा। उसके अलावा टूरिज्म से जुड़े हुए लोगों को लोन। अब टूरिज्म से आप देखिए, देयर इज एन एंटायर बैटरी ऑफ पीपल विच वुड गेट एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो टैक्सी ऑपरेटर हो, होटल ऑपरेटर हो, रेस्टोरेंट्स हो, रिजॉर्ट्स हो, फॉरेक्स डीलर्स हो, इवेंट मैनेजर्स हो, पूरी चेन को रोजगार मिलता है। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और इस पैकेज से जो अच्छी चीज है, पॉजिटिविटी, मैं कमियों पे भी आऊंगा। पॉजिटिविटी ये है कि इससे नौकरियां मिलेंगी। आज कंट्री में मई में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हाई हो गया था, 11.9% के आसपास हो गया था। तो एम्प्लॉयमेंट जब लोगों के हाथ में आएगी तो उससे रोटी, कपड़ा, मकान का किराया, दवाई लेने के लिए लोगों के पास पैसा आएगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इस पैकेज से होगा। दूसरा, हमें सरकार की लिमिटेशन भी देखनी है। देखिए, आज की तारीख में बहुत आसान है यूरोप, अमेरिका से कंपेयर करना, बट हमारी इकोनॉमी, हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए और हमारी इकोनॉमी को देखते हुए वी कांट रेप्लिकेट व्हाट यूरोपियन कंट्रीज हैव डन, व्हाट यूएस हैज डन। तो हमें इंडिया की ग्राउंड रियलिटीज देखनी है। अब जहां कमियां रह गई हैं, कमी सबसे बड़ी ये रह गई है कि कमाई के एंगल पे तो मेरे हिसाब से ठीक है, एक्सपेंडिचर के एंगल पे इन्फ्लेशन यानी महंगाई बहुत ज्यादा थी। 12.94% WPI इन्फ्लेशन का करंट डेटा है। बार बार लगातार मैं पिछले 2 महीने से तमाम नेशनल और ग्लोबल चैनल पे सरकार से डिमांड कर रहा हूं कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कम करने के लिए सेंट्रल एक्साइज कम किया जाए और स्टेट की वैट कम करे। तो मेरे हिसाब से सेंट्रल एक्साइज कम होना चाहिए था, बिकॉज जनता को आज महंगाई की मार रही है। तो जनता क्या है, कोविड की वजह से, अब ये जो सिचुएशन है इसमें सरकार की गलती नहीं है, एक कोविड की वजह से सिचुएशन इमर्ज हुई है। एक तो जनता के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इनकम उसकी कम हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट हाई लेवल पे है, जीडीपी ग्रोथ -7.3% है। दूसरी तरफ उसके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये पैकेज लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देगा, लोगों की कमाई बढ़ा देगा, लेकिन खर्चों का क्या? तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अभी भी बीजेपी को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सेंट्रल एक्साइज कम की जाए पेट्रोल डीजल पे, बिकॉज वो इन्फ्लेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। ऑफ कोर्स ऑपोजिशन जो स्टेट में है, जो है हमारे कांग्रेस के मित्र भी बैठे हुए हैं, तो वो स्टेट में वैट कम करना चाहिए पेट्रोल और डीजल पे। टैक्सेस तो सेंटर भी चार्ज करती है, स्टेट भी चार्ज करते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे हिसाब से अप्रैल और मई के हाउस होल्ड और बिजनेसेस के रिड्यूस करने चाहिए थे या खत्म करने चाहिए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को सबवेंशन दे सकती थी, क्योंकि लोगों को जो है कमाई हो नहीं रही थी, खर्चे बढ़ते जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं
वहां पे दिक्कतें आ रही थी। अब स्कूल फीस की बात है, जहां तक स्कूल फीस में लेके भी मेरे हिसाब से स्कूल जाने वाले बच्चों के पेरेंट्स को सब्सिडाइज किया जाना चाहिए था, ताकि स्कूल फी में उनके ऊपर प्रेशर ना आए। तो मेरे हिसाब से कमाई बढ़ाने के तरीके तो आ गए, लेकिन एक्सपेंडिचर रिड्यूस करने के तरीकों में जो है अभी तक सरकार ने वो एफर्ट नहीं किए या वो दिखाई नहीं दे रहे जो होने चाहिए थे। अब आ जाती है जीएसटी की बात। जीएसटी में रिडक्शन हम उम्मीद कर रहे थे, अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग भी होकर हटी है। उस समय कोविड अपना पूरा रंग दिखा चुका था। अब जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइम है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की भी वोट है वहां पे। अब जीएसटी काउंसिल में जीएसटी कम करने की हमने उम्मीद रखी थी, जीएसटी ज्यादातर चीजों पे कम नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से वहां भी जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट को लीड लेके जीएसटी कम करना चाहिए, ताकि आम आदमी के खर्चे कम हो। देखिए 12.94% WPI इन्फ्लेशन बहुत हाई इन्फ्लेशन है। सीपीआई इन्फ्लेशन की बात भी करें तो 6.3% है, जो आरबीआई के अपने कंफर्ट लेवल से भी ज्यादा आ जाती है। तो कहीं ना कहीं जनता को महंगाई से रिलीफ देना भी जो है बहुत जरूरी था। वहां पे मेरे हिसाब से उस चीज को ये पैकेज जो है वो एड्रेस नहीं कर रहा है। तो मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कहूंगा कि इस चीज को देखा जाए, पेट्रोल डीजल प्राइसेस को कम किया जाए, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग दोबारा रख के चीजों के ऊपर जीएसटी कम किया जाए, ताकि आम आदमी की जिंदगी हम आसान कर सके। उसके अलावा इनकम टैक्स के रेट्स भी जो है रिड्यूस किए जाए, ताकि आम आदमी के पास जो है टेक होम मनी ज्यादा बढ़ सके। देखिए उसके पास टेक होम मनी ज्यादा होगा, घर पे उसके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, तो बाजार में जाके खर्चेगा। बाजार में जाके खर्चेगा, एक आदमी खर्चेगा तो 50 लोगों की जेब में वो पैसा जाएगा, तो उससे क्या इकोनॉमी चल जाएगी। वन मैन एक्सपेंडिचर वुड बी इन 50 पीपल्स इनकम। आज एक नया मोटरसाइकिल भी परचेज होता है तो उससे मैं आपको पूरा डेटा दे सकता हूँ, 20,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। एक कार परचेज होती है, करीब 32,000 लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो कहीं ना कहीं लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आए, इस चीज का ध्यान भी रखा जाना चाहिए था। उसके अंदर टैक्स कंसेशन, चाहे जीएसटी कंसेशन हो, चाहे इनकम टैक्स कंसेशन हो, बड़ा प्राइम रोल प्ले कर सकते थे। पेट्रोल डीजल की प्राइसेस कम होनी ही चाहिए थी, अब जिस तरीके से बढ़ती जा रही हैं। अब आप देखिए डीजल पे जितने ईटेबल्स हैं, जितने कंज्यूमेबल्स हैं, आटा हो, सब्जी हो, दाल हो, चावल हो, सबने डीजल पे ट्रेवल करना है। किसानों की बात, अन्नदाता की बात सभी पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। अब हमारे किसान भाइयों के लिए तो डीजल इज जस्ट लाइक लाइफलाइन। हाई डीजल प्राइसेस रहेंगी तो हमारे किसानों की वायबिलिटी जो है कि किस तरीके, किस खर्चे पे उनकी जो फसल उपजेगी और कितनी वो कमाई करेंगे, वहां पे क्वेश्चन मार्क्स आ जाएंगे। उसके अलावा डीजल हाई होगा तो इंडस्ट्रियलिस्ट की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बिजनेसमैन की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी उस तरीके से नहीं आ पाएगी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इन चीजों को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ऐसी हैं जिन पर ध्यान देने की यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरत है, और हम तो देवेंद्र प्रमुख जी से यही उम्मीद करेंगे कि आपके द्वारा जो सुझाव इस समय सुझाए गए हैं उन पर ध्यान दिया जाए, ताकि हम लोगों को राहत दे सके। मेरा यहाँ पर एक सवाल है देवेंद्र प्रमुख जी आपसे, कि अभी आपने चलिए इतना लंबा चौड़ा राहत पैकेज दिया है, उसके लिए बधाई, और मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि इसका वाकई में जमीनी हकीकत जो है इसकी हो, धरातल पर इसका असर नजर आए। इतना पैसा आप लाएंगे कहाँ से सर? पेट्रोल डीजल की कीमतें आज 105 रुपए, ऐसा तो नहीं आने वाले समय में 205 रुपए हो जाएंगी। उसके अलावा अभी जो सब्जियां 40-50 रुपए में मिल रही हैं वो 120-130 पर पहुंच जाएंगी। ये हालात तो हम नहीं देखेंगे कि एक जगह पर आप बोझ कम करने के चक्कर में किसी और वर्ग पर बोझ डाल दें। देखिए पल्लवी जी, मैं एक चीज और कहूंगा कि हम पैनल के साथ बैठे हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोगों के साथ डिबेट कर रहे हैं, और जिंदल जी ने जिस तरह से बताया है, बहुत गहराई से बताया, बहुत गहनता की जरूरत भी है, और पूरे विश्व की भी बात कही है, और जीडीपी को लेकर भी कही है, और इसमें सबसे जो बड़ी बात की है उन्होंने कोविड का कई बार जिक्र किया है। ये जो कोविड महामारी वैश्विक महामारी है, कोई देश की महामारी नहीं है, किसी प्रदेश की महामारी नहीं, ये एक दैहिक आपदा नहीं, दैहिक है, जो बगैर बताए आई है, और कहीं ना कहीं जिसे प्रकृति का रोल भी इसमें गिनती में आ रहा है। इससे कोई लड़ नहीं सकता, कोई जीत नहीं सकता। इसमें एक समर्थन की जरूरत होती है, एकजुटता की जरूरत होती है, ईमानदारी की जरूरत होती है, समर्पण की जरूरत होती है। आज सब चीज पर हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मानवता को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। कई जगह हमको सामना करना पड़ा है। आपने सब्जी का जिक्र किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं स्पष्ट कहने वाला हूँ। आपने डीजल पेट्रोल का जिक्र किया, आज हम पूरी दुनिया हिल रही है, पूरा भारत हिल रहा है,
लोगों की जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए पूरी सरकार और पूरा देश। और आप डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं, अब से 10 साल पहले तक यह स्थिति आ गई थी इस देश में, जब कोविड नहीं था, जब महामारी नहीं थी, तब भी इससे ज्यादा महंगाई आई है। लेकिन आज सब कुछ होते हुए भी महंगाई को संभाल रही है, उद्योग को संभाल रही है, गरीब और कमजोर को पैकेज दे रही है। हमारे मित्र बैठकर चैनल पर जिक्र करते हैं, अपनी गलत नेता की गलत बात को बैठकर कहते हैं कि हम जनधन में हम पैसे भी दे रहे हैं, लोगों को गारंटी खाने की दे रहे हैं, किसानों के लिए हम सम्मान निधि के माध्यम से 14,000 करोड़ रुपया दे चुके हैं और अब दे चुके हैं इस हालात में। लेकिन आप समर्थन मत करिए, पर इन 135 करोड़ लोगों को डराए ना, मेरी अपील आप लोगों से, क्योंकि आज हमारी बात नहीं है, पूरा विश्व डरा हुआ है। हम अर्थव्यवस्था की भी बात करने जानते हैं, अर्थशास्त्री भर बार हमारे पास है और हमारा देश संपन्न भी है। बस आप हमारा इतना साथ दे दीजिए कि कम से कम गंदी राजनीति को छोड़कर यहाँ जो सरकार ईमानदारी से काम कर रही है उसके साथ खड़े हो जाइए। डीजल भी वापसी होगी, पेट्रोल की भी वापसी होगी और देश की अर्थव्यवस्था और जीडीपी भी वापसी होगी, निश्चित होगी, मेरी गारंटी है। लेकिन इसमें राजनीति ना करके, इसमें हताशा के बयान न देकर लोगों को डराने में सहयोग न करें। कोविड महामारी में जिस तरीके से देश की वैक्सीन खराब कराने का काम करा है, इनकी सरकारों ने 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन को जो है विश्वास किया है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। जो लोग डरा कर इन्होंने वैक्सीनेशन आज भी खराब कराने का काम कर रहे हैं, इसमें समर्थन की जरूरत है, एकता की जरूरत है। लेकिन ये लोग बहुत छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े ट्वीट कर देश के भोले भाले नागरिकों को डराने का काम कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ आपसे। चलिए देवेंद्र प्रमुख जी, आप खुद ही कहते हैं कि उनकी तो अब जमीन ही नहीं बची, उनका तो कोई धरातल ही नहीं बचा। अब आप उन्हीं के ट्वीट से इतना विचलित हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि पूरा देश भ्रम में आ जाएगा। आप खुद जानते हैं कि वो कितने राज्यों में बचे हैं, क्या उनकी सियासी जमीन है, और उसके बाद आपको उनके वही गलत नेता, जिनके बारे में भी आप कह रहे थे गलत पार्टी गलत नेता, उनके ट्वीट से आप इतने अफेक्टेड हो जाते हैं कि आपको ये सारी बातें बोलनी पड़ जाती हैं। मैं नहीं होता, इनके ट्वीट से लोग डिस्टर्ब होते हैं पल्लवी जी। मेरे पास सफाई आपको देनी पड़ती है। मैंने तो प्रमाण के साथ बोला आपको। ठीक है ठीक है ठीक है। ढींगरा जी आप बताइए। सर मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। आकाश जी आपके पास आऊंगी, एक रिएक्शन ले लेती हूँ केवल। ढींगरा जी, एक सवाल यहाँ पर यह है सर कि अभी क्या जरूरी है, क्या ये आपको नहीं लग रहा है कि लोग पहले पुराना कर्ज चुकाने की स्थिति में आ जाएं, तब तो उनमें हिम्मत होगी कि अब वो नया कर्ज ले सके? यही बात मैं कहना चाह रहा था कि कोई पहला कर्ज जो है वो चुका ही नहीं पा रहा और पहले कर्ज जो है लोगों के सिर पे चढ़े हुए हैं, अगला कर्ज कोई कैसे लेगा। और जहां पे मैं अभी फिर कहा, जो राहुल गांधी जी ने ये बात रखी थी वो बड़े सहज तरीके से रखी थी, लेकिन इन्होंने किसी को लंगड़ा घोड़ा बोल दिया, किसी को मजबूरी से काम करने वाला बोल दिया, कभी इन्होंने राहुल बाबा बोल दिया। अरे ये ऐसे करने से तो कुछ नहीं होगा, गुस्सा करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपसे सत्ता चल नहीं पा रही, तो फिर किसी की समझ तो लेनी पड़ेगी सत्ता चलाने के लिए। तो कम से कम इतनी समझ ले लीजिए। आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, अभी आकाश जिंदल जी ने बहुत ही अच्छी बात रखी कि इनको पेट्रोल डीजल की कीमत कम करनी पड़ेगी, तभी लोगों की जेब में पैसा बच सकता है। और लोग आकाश जिंदल जी ने बात रखी है कि उन्होंने ये बात क्लैरिटी से कह दी कि जो पेट्रोल डीजल के रेट है इसको फौरी तौर पे इनको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, जिससे आम लोगों का फायदा हो सके। लेकिन मैं एक बात से इनकी सहमत नहीं हूँ, इन्होंने ये कहा कि 100 में से 70 नंबर देता हूँ। ये सरकार 100 में से 70 नंबर किस तरह से पा रही है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, क्योंकि ये सरकार जो है 7 साल के अंदर करीबन 17 करोड़ नौकरियां गुलाब की और 17 करोड़ नौकरियां ना दे पाई। जो बोल रहे थे 14 करोड़ नौकरियां देंगे और वो नहीं दे पाई, तो इसमें से 70 नंबर किस बात के हैं। जीएसटी के रेट इन्होंने कम करने के लिए ये कहा, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप ये देखिए 4 जून से लेके लगातार रेट बढ़ रहे हैं और बढ़ते बढ़ते 80 रुपये से 100 रुपये हो गए। और आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूँ, आज के दिन में भी 39 पैसा रेट पेट्रोल डीजल में बढ़ा है एक दिन के अंदर। और ये लगातार जो बढ़ोतरी है ये आम आदमी के जनजीवन के ऊपर उनकी जो माली राहत, माली जो सामान खरीदने की क्षमता, जो उसकी रोटी खाने की क्षमता, उसके ऊपर भारी पड़ रही है। दूसरी बात जीएसटी है, जीएसटी के ऊपर इतने बड़े रेट लगा रखे हैं। आप ये देखिए, जो कांग्रेस के टाइम पे जीएसटी का वक्तव्य आया था वो 7 और 14% का था। आकाश जिंदल जी मेरी बात दुरुस्त कर दे, वो उसके बाद इन्होंने जो जीएसटी बनाई उसके लिए 12, 18, फिर 28, फिर 40% कोल्ड ड्रिंक और जूसेस पे, उसके बाद 70% विस्की और अदर पदार्थों पे, उसके बाद
डीजल और पेट्रोल के ऊपर किस तरह से टैक्स लाद दिए। आप ये सोचिए कि आम आदमी की भार किस तरीके से पड़ रहा है। सेंटर का अकेला टैक्स जो है आज की डेट में 200% है, आप ये देखिए, और उसके साथ साथ बाकी के टैक्स लगे हुए हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, आम आदमी का जीना दूभर इसी बात से हुआ पड़ा है, और इनको फौरी तौर पे सारे टैक्सेस में रिवेट करनी चाहिए, सारे टैक्सेस को डाउन करने चाहिए। चलिए देखिए, आकाश जिंदल जी और प्रमुख साहब दोनों ही इस बात को नकार रहे हैं सर। वो लगातार कह रहे हैं कि गलत तथ्य है। सर आ रही हूँ देवेंद्र प्रमुख जी, कुछ कह रहे हैं आकाश जिंदल जी। सर आप ही बता दीजिए कि वो जो तथ्य पेश कर रहे हैं वो कितने सही हैं। जी प्लीज मुझे बोलने का मौका दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस को मित्र को बताना चाहूंगा, प्लीज जीएसटी के रेट साहब सही कोट करें हर चीज के, ऐसा ना करें। मेरे पास सारा डेटा है। मैं आपकी पार्टी की बहुत इज्जत करता हूं, कांग्रेस वो पार्टी है जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है। प्लीज जीएसटी के रेट्स का डेटा आप जो है सही रखें। दूसरी बात जहां तक आ जाए, हाँ मैं आपको एक एक चीज का रेट बताऊंगा मेरे मित्र, एक एक चीज का रेट बताऊंगा। आप प्लीज मुझे बोलने का मौका दीजिए, प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, मुझे बोलने का मौका दें। देखिए, जहां तक मेरे मित्र ने पूछा और मेरी ड्यूटी है इनका जवाब देना कि 70 नंबर किस चीज के देता हूं। देखिए, हमें सच्चाई एक्सेप्ट करनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही हम, इसी सरकार में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की बने हैं, ये डेटा है। इन्हीं के नेतृत्व में आज से 2 साल पहले फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम वर्ल्ड की बने हैं, ये भी डेटा है, और ये दोनों डेटा ग्लोबली एक्सेप्टेड डेटा है। अब 70 नंबर इस चीज के दिए, मैं बिल्कुल, मेरी ड्यूटी है मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in की कि आपके सामने सफाई रखूं। वो इसी के दिए है कि इससे जॉब जनरेशन होगा, कमाई बढ़ जाएगी। तो कमाई बढ़ेगी, जॉब जनरेशन होगा, तो उससे क्या है, रोटी कपड़ा मकान का किराया, दवाई, बच्चों की एजुकेशन, उसके लिए कुछ पैसा आ जाएगा। तो ये है। जहां तक बीजेपी के हमारे मित्र ने जो बात कही है कि हमें पैसा चाहिए था इसलिए पेट्रोल डीजल के हम रेट बढ़ाते गए, मानता हूं पैसा चाहिए था, लेकिन वहां मैंने बार बार नेशनल चैनल पे सरकार के सामने कुछ प्रार्थनाएं रखी थी कि आप बोरोइंग बढ़ा सकते हैं, ऐसे में आप हेलीकॉप्टर मनी यानी करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। नहीं, और बहुत से इकोनॉमिस्ट ने सुझाव रखा था। फिर ग्लोबल बोरोइंग बढ़ाने की, एनआरआई से मसाला बॉन्ड रेज करने की बात कही थी कि उनसे आप जो है, आपके पास ऑप्शन है जिनसे आप पैसा रेज कर सकते हैं। पेट्रोल डीजल के रेट इस समय ना बढ़ाए क्योंकि आम आदमी तकलीफ में है, लेकिन पेट्रोल डीजल के रेट जो है बढ़ते हैं। ठीक है, ग्लोबल मार्केट से क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ी है, ये बात भी सही है। जब से कोरोना कम हुआ है ग्लोबल मार्केट में प्राइस बढ़े हैं, उसका इंपैक्ट भी आया है, बट सेंट्रल एक्साइज कम करना चाहिए था। अब आ जाती है जीएसटी की बात। कांग्रेस के मित्र से मैं पूरी तरह सहमत हूं। आज से 3 साल पहले से बात चल रही है कि जीएसटी में लाया जाएगा, लेकिन मेरे मित्र, जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मेंबर है तो स्टेट की वोट है। तो मैं तो दोनों ही नेताओं से पूरे आदर से पूछना चाहता हूं कि पिछले 3 साल में जीएसटी काउंसिल में ये कितनी बार एजेंडा रखा है। बीजेपी सेंटर में है और आप भी स्टेट गवर्नमेंट में है, पंजाब आपके पास है, राजस्थान आपके पास है, महाराष्ट्र में आपका योगदान है, आपकी भी तो वोट है जीएसटी काउंसिल में। कृपया मुझे ये बता दें कि पिछले 3 साल में जीएसटी काउंसिल की इतनी मीटिंग हुई, कितनी बार एजेंडा में ये बात रखी गई है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लेके आना है। बिल्कुल मानता हूं, जैसे जीएसटी में आएगा, जीएसटी का हाईएस्ट स्लैब 28% है, जनता के दुख दूर हो जाएंगे, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस कम हो जाएंगी। मुझे सिर्फ ये डेटा बता दे 3 साल में कितनी मीटिंग में बीजेपी ने ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखी है, स्टेट गवर्नमेंट से इस बात को उठाने के लिए कहा गया है। तो कहीं ना कहीं, और दूसरी बात, तीसरी बात जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बच जाती है वो है खाने का तेल। खाने के तेल के प्राइसेस आप देखिए, सरसों का तेल हो या कोई हो, उसके प्राइसेस भी, और वहां जो है सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ग्लोबल मार्केट में उसके बहुत ज्यादा रेट बढ़ गए। ग्लोबल मार्केट में रेट बढ़ गए तो हमारे यहाँ खाने का तेल भी महंगा हो गया। अब खाने का तेल तो गरीब आदमी को भी चाहिए, सब्जी उसको भी बनानी है, दाल उसको भी बनानी है, गाड़ी चाहे तो नहीं इस्तेमाल करेगा। अब वहां भी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी है, वो इम्पोर्ट ड्यूटी को कम किया जाए, और दूसरा गरीब भाई बहनों के लिए वहां सब्सिडी दी जाए, बिकॉज खाने का तेल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पेट्रोल और डीजल। हाँ, जीएसटी काउंसिल वाला जवाब मैं दोनों मित्रों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी विद फोल्डेड हैंड, इस चीज को जरूर जनता के सामने रखें कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के लिए कितना सीरियस एफर्ट जो है बीजेपी ने या कांग्रेस ने या बाकी स्टेट में रीजनल पार्टीज हैं पावर में, उन्होंने किए हैं। बताइए देवेंद्र प्रमुख जी, आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी। जीएसटी काउंसिल की जब आप लोगों की बैठक होती है तो पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के लिए किसने अपना समर्थन दिया है? कितनी बार तो ये मांग उठाई गई है, कितनी बार आप लोगों ने इस पर चर्चा की है? दोनों से ही मैं इसका जवाब चाहूंगी। पहले देवेंद्र जी आप पर आऊंगी, बताइए। देखिए,
बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है जिंदल साहब ने। इसमें तो कोई संशय नहीं है कि बुद्धिजीवी होने के साथ साथ सारा अर्थशास्त्री भी है, सब कुछ है और बड़ी गहनता से भी है। अब यहाँ पार्टी से हटकर भी थोड़ा बात करनी पड़ेगी और ईमानदारी से भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जरूरी है। मैं स्पष्ट ये करना चाहता हूँ कि पिछले 3 साल का डेटा मांग रहे हैं जिंदल साहब, और सरकार ने उससे पहले जब हमारी 7वीं साल सरकार की चल रही है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट में 7वां वर्ष पूरा करने जा रहे हैं जो चल रहा है, उसमें से हमारे बेशकीमती 2 वर्ष जो हैं वो कोविड में निकल गए। 2 से 2.5 वर्ष तो बड़ा लंबा समय होता है। और जो हमारी नीतियां थी, अगर मैं इस पर स्पष्ट करूं पल्लवी जी, तो बहुत लंबा समय चाहिएगा। मैं तथ्य के साथ अगर बोलूंगा तो बहुत लंबा समय चाहिएगा। इसलिए मैं भी आपको थोड़ा थोड़ा कहता हूं कि सरकार इसलिए बिल्कुल वचनबद्ध थी कि जीएसटी में जहां जहां सुधार की जरूरत, कहीं 28% से हम 18 भी लाए। समय की कमी भी हमारे पास, इसलिए जल्दी से जवाब चाहूंगी। 28 से 18 भी लाए हैं, 18 से 12 भी लाए हैं, 12 से 7 और 6 पर भी लाए हैं। तो हमने हर बार ईमानदारी से प्रयास किया है। लेकिन गहन बात यह, हमारी सरकार है, हमारी जिम्मेदारी है, हम पे उंगलियां उठ रही हैं और हम कोशिश करने के बाद भी उठ रही हैं। लेकिन गहन बात जो निकल कर आई है वो जिंदल साहब ने भी कहा है कि चिल्लाने वाले लोगों के पास में पूरी ताकत है। छोटे छोटे अपने प्रदेशों में कहीं बड़ा डील करके अपनी तरफ से एक बार ला के राज्यपाल के माध्यम से और कहते हैं कि हम पेट्रोल पर, जो डीजल पर हमारी जीएसटी प्रदेश सरकार की है, उसको हम खत्म करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करते हैं। ये होता सत्य है, ये होती है बात रखनी। खाली ट्वीट करना, चिल्लाना, झूठ बोलना, इससे राजनीति नहीं होती। मैं कहता हूं कि दबाव बनाने का अधिकार है लोकतंत्र में। प्रदेश सरकारों को सेंट्रल सरकार से मांग करनी चाहिए, दबाव बनाना चाहिए, लेकिन उसके लिए उन्हें प्रत्यक्ष में कुछ कार्य करने चाहिए, जो कार्य कांग्रेस सरकार नहीं कर पा रही, कहीं से कहीं तक नहीं कर पाती। जिन प्रदेशों में, पंजाब इनका है, पूरा पंजाब चल रहा है, किसान हितैषी बन रहे हैं, किसानों के लिए राजस्थान, झारखंड, हर जगह कहीं सहयोग में बैठे हुए हैं। आखिरी कमेंट केवल ढिंगरा जी, 30 सेकंड का समय सर आपके पास, आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी जल्दी से। देखिए, पहले बात कर रहे थे अभी आप, इन्होंने ही एक नारा दिया था 1 नेशन 1 टैक्स। उसके बाद 1 नेशन कितने नारे की बात छोड़िए, आपने क्या क्या नारे जीएसटी पहले बढ़ाने होगा और फिर आप घटाने की बात कर रहे हैं। हमने इतनी घटा दी, इतनी घटा दी। अरे भाई, पहले तुमने बढ़ाई क्यों थी? 1 नेशन 1 टैक्स का नारा क्यों दिया था? दूसरी बात, ये बात अभी कह रहे थे तो ये भी बात इसके साथ बतानी चाहिए कि जीएसटी में 1000 संशोधन हुए, वो क्यों हुए थे, ये भी बताना चाहिए। और ये पहले जीएसटी ऐसी गलत लागू की क्यों की कि आपको 1000 संशोधन करने पड़े? दूसरी बात, चलिए माफी चाहूंगी, समय की कमी है। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। उसके बाद से ही अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से ट्वीट करके सरकार पर तंज कसा है और ये साफ तौर पर कह दिया है कि ये मात्र ढकोसला है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस बार का जो ये आर्थिक राहत पैकेज है वो धरातल पर लोगों को कितना राहत पहुंचा पाता है। इसी के साथ खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।